नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे कोरोना के बाद डेंगू के बाद इस वक्त जीका वायरस लोगों को परेशान कर रहा है। कई शहरों में अभी ये पहुंचने लगा है। कोरोना वायरस के मामले अभी कम हो ही रहे थे कि जीका वायरस ने जीना मुश्किल कर दिया है। इन दिनों भारत के कई राज्यों से जीका वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के उलट ये बीमारी एडिस मच्छर से फैलती है। ये मच्छर दिन के समय ज्यादा एक्टिव रहता है। एडिस की कई प्रजातियां जीका संचारित कर सकती हैं। WHO के अनुसार जीका वायरस को पहली बार वर्ष 1947 में युगांडा के बंदरों में पहचाना गया था, लेकिन इसके अफ्रीका, एशिया के देशों सहित कई अन्य जगहों पर भी इससे काफी ज्यादा लोग प्रभावित हुए। आज इसी पर बात करेंगे, जीका वायरस और इसके लक्षण क्या हैं, इसके फैलने से कैसे इसे रोका जा सकता है। तो लगातार अब जीका वायरस के भी केस देखने को मिल रहे हैं। खासकर ये महिलाओं के लिए काफी घातक माना जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भ में शिशु पल रहा होता है, उसके लिए ये बहुत खतरनाक होता है और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो सिम्टम्स हैं वो डेंगू की तरह होते हैं। लेकिन लोगों में इस वक्त डर बना हुआ है। सबसे पहले कानपुर में इसके मामले सामने आए, उसके बाद अन्य कई और ज़िलों में भी इसके मामले देखे जा रहे हैं। अगर कन्नौज की बात करें, लखनऊ की बात करें, लखनऊ में खासकर इस वक्त जीका वायरस को लेकर वहां का प्रशासन काफ़ी अलर्ट है। तो जीका वायरस ने लोगों को परेशान किया हुआ है। डेंगू के बाद अब जीका लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। एडिस मच्छर से ये फैलता है और बहुत सारे जो लक्षण हैं इसके डेंगू की तरह होते हैं। पहले कोरोना वायरस ने लोगों को परेशान किया और कोरोना के बाद अब जो डेंगू ने परेशान किया और अब जीका वायरस भी लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको लेकर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और जो गर्भ में शिशु पल रहा होता है उसको खतरा बना रहता है। तो आपसे अपील है कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनमें अगर फीवर और ऐसे सिम्टम्स आएँ सामने तो वो ज़रूर अपनी जांच कराएं ताकि उनको खतरा ना पहुंचे। पहले डेंगू और अब जीका वायरस भी जो है कई और शहरों में पहुंच चुका है। कानपुर में शुरुआत हुई और देखते ही देखते इसकी संख्या 100 के करीब पहुंच गई और उसके बाद कन्नौज में भी मामला सामने आया और अब लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पर भी इसके मरीज पाए गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन काफ़ी सतर्क हो गया है और तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। डीएम ने इसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं और लगातार अब जो टीमें बनाई गई हैं वो जहां ये मामला सामने आया है वहां लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग करने के बाद जो सिम्टम्स वाले पेशेंट्स होंगे उनकी रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट सामने आएगी, उनका टेस्ट लिया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा, बाद में जो रिपोर्ट है उसके बाद उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और कोशिश है कि होम आइसोलेट के जरिए इसे लोगों को ठीक किया जाए। क्योंकि अगर आप अमूमन आम दवाइयां जो इसकी हैं, बहुत ज़्यादा इसको लेकर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप दवाइयां लेते हैं तो भी आप ठीक हो सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों में काफ़ी डर बना हुआ है जीका वायरस को लेकर, तो हमारी अपील है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको
लग रहा है कि आपको फीवर है और 2 या 3 दिन से ज्यादा अगर फीवर आता है रुक रुक कर, तो आपको अपने टेस्ट जरूर कराने चाहिए। डॉक्टर के पास विजिट अवश्य करनी चाहिए। एडिस मच्छर से फैलता है और यह भी डेंगू की तरह कहा जाता है कि दिन में ही ये अटैक करता है। सबसे पहले कानपुर में मामले सामने आए, उसके बाद ये कन्नौज में इसके मामले सामने आए और फिर अब लखनऊ में मामले सामने आए। और लखनऊ में जो प्रशासन है काफी अलर्ट मोड पर है, प्रशासन बहुत सक्रिय है। डीएम ने इसको लेकर एक बैठक भी की और जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है और करीब 500 लोगों की टीम बनाई गई है जो उन क्षेत्रों में जाएगी जहां ये जीका वायरस के पेशेंट सामने आए हैं। लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जो सस्पेक्टेड पाए जाएंगे उनका सैंपल लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सूबे की राजधानी लखनऊ में प्रशासन सतर्क हो गया है, अलर्ट मोड पर है, ताकि जीका के और पेशेंट्स जो हैं उनमें बढ़ोतरी ना हो। क्योंकि कानपुर में जैसा देखा गया कि पहले एक मामला सामने आया, उसके बाद एक के बाद 10, 20, 50, अब 100 तक आंकड़ा पहुंच गया है। वो चीज जो है वो यहां पे ना हो, लखनऊ में जो कानपुर में हुआ ऐसा ना हो, उसको लेकर प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। तो डेंगू के बाद अब जीका भी लोगों को परेशान कर रहा है। डेंगू से अभी तक हम निजात नहीं पा पाए हैं, अभी भी डेंगू के कई सारे शहरों में मामले देखे जा रहे हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ कानपुर से सुनील गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, अगर कानपुर की बात करें तो सबसे पहले कानपुर में जीका वायरस के मामले सामने आए और शुरुआत एक पेशेंट से हुई जो एयरफोर्स कर्मी था, उसके बाद लगातार ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। इस वक्त अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर के हालात कैसे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो हालात हैं अगर उनसे बात करें तो लगातार अधिकारी भले ही कागजों में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। ये स्थिति तब है जबकि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले का संज्ञान उन्होंने लिया है। वो खुद आकर के उन्होंने जाकर के जो प्रभावित इलाके थे उनका दौरा किया था, उन्होंने जाकर के वहां पर लोगों से बातचीत की थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं और उनका यह कहना है कि फॉगिंग लगातार कराई जा रही है। शहर में पूरी जगह जगह एंटी वायरस का छिड़काव भी कराया जा रहा है और जगह जगह पर नालियों की सफाई कराई जा रही है। लेकिन जो बातें हैं और वास्तविकता में काफी अंतर है, क्योंकि कहीं भी ना तो फॉगिंग हो रही है और ना कहीं भी किसी एंटीबैक्टीरियल दवाओं का छिड़काव कराया जाए और ना ही कोई फॉगिंग जैसी कोई बात नजर आई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों में जब बात करें सिर्फ चकेरी इलाके की, जहां पर जीका वायरस सबसे ज्यादा फैला हुआ है, वहां पे तो उन मोहल्लों में भले ही सफाई हो रही, लेकिन जो एक बड़ी आबादी है शहर की, वो सारी की सारी इस तरीके से मच्छरों से जूझ रही है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति, सबसे बड़ी बात करें तो मलेरिया विभाग की, जो कि एकदम नकारा साबित हो रहा है। मलेरिया विभाग के अधिकारी सिर्फ कागजों में फॉगिंग की बात कर रहे हैं और लगातार उसमें लाखों रुपए के बिल भी बनाए जाने की ऐसी जानकारी आई कि लगातार लाखों रुपए के बिल भी बनाए जा रहे हैं कि मलेरिया इलाकों में, वहां पर जो तमाम इलाके हैं वहां पर डेंगू से बचाव के लिए छिड़काव कराया जा रहा है। लेकिन जो आम लोगों से बातचीत की, खुद के न्यूज की टीम ने लोगों से बातचीत की है जाकर के, तो भी इसको लेकर के वहां पर किसी प्रकार की ना तो नालियों की सफाई हो रही, ना डेंगू के जो एंटी बैक्टीरिया है वहां पर जो फॉगिंग कराई जा रही है, किसी भी प्रकार का कोई भी उनका जो दावा है वो सब के सब खोखले साबित हो रहे हैं। और सबसे बुरी स्थिति यह है कि जो डीएम कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कि नगर निगम के कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, वहां पर फोन करने के बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि अभी कुछ देर में स्मार्ट सिटी से हम बोल रहे हैं, स्मार्ट सिटी से जो टीमें हैं वो अभी पहुंच करके वहां पर पूरी नालियों की सफाई कराएगी, वहां पर दवाओं का छिड़काव कराएगी। लेकिन वास्तविकता में ना तो वो वहां पर सफाई कर्मचारी जाता है। सुनील जी, जैसे कि अब मामले लखनऊ में भी देखे जा रहे हैं, लखनऊ के प्रशासन ने तो तैयारियां बहुत तेज कर दी, अभी ज्यादा मामले भी सामने नहीं आए। और कानपुर की अगर बात करें, शुरुआत जाजमऊ के आसपास हुई, लेकिन फॉगिंग सिर्फ उसी इलाकों में कराई जा रही है जैसा कि आप बता रहे हैं। तो क्या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि अगर कानपुर से लखनऊ मामला पहुंच सकता है तो बाकी जो कानपुर शहर और भी इलाके हैं वहां फॉगिंग नहीं कराई जाएगी, वहां स्क्रीनिंग नहीं कराई जाएगी, या फिर करना नहीं चाहता है? देखिए, सब
सब वास्तविकता में ये है जो स्वयं स्वास्थ्य विभाग के हो या फिर मलेरिया विभाग से जुड़े अधिकारी हो या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी, भले ही जिला अधिकारी यहाँ पर कानपुर में आए हैं विशाल जी अय्यर, वो जा करके लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे हैं, वहां पर जा करके लगातार सफाई की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक इलाके में सब कुछ सीमित होकर के रह गया है। इसको लेकर के जो शहर के तमाम दूसरे इलाके हैं उनकी पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है, या फिर ये कहें कि पूरी की पूरी जो एक मशीनरी है वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के जो जिस पर उनको विशेष निगाह है उस इलाके को साफ सुथरा करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा शहर के जो तमाम सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर खास करके जो कल्याणपुर है, रावतपुर है और इसके अलावा जो आसपास के जो सटे हुए इलाके हैं उन इलाकों की इस कदर दुर्दशा है कि वहां पर लगभग हर घर में एक बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन उनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। और जो भी वहां पर अगर शिकायत भी की जाती है तो कंट्रोल रूम का पहली चीज तो कंट्रोल रूम में जो उनका नंबर दिए गए हैं कि इस पर आप व्हाट्सएप करिए तत्काल आपको सुविधा मिलेगी, लेकिन उस पर व्हाट्सएप करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि नगर निगम जो डीएम के यहाँ कंट्रोल रूम पर व्हाट्सएप किया जा रहा है वो नगर निगम को ट्रांसफर किया जाता है और नगर निगम से डीएम का ट्रांसफर। तो सुनील जी कह सकते हैं कि इसकी टोपी उसके सर करने का काम हो रहा है। और अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले खुद आए थे कानपुर शहर और जीका वायरस के जो लगातार मामले बढ़ रहे थे उसको लेकर बैठक भी की थी, निर्देशित भी किया था, आदेशित भी किया था। तो मुख्यमंत्री के आदेशों निर्देशों का कोई असर नहीं पड़ रहा है अधिकारियों पर, ये माने? बिल्कुल मान ले, कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के आदेश और दिशा निर्देश है उसके सिर्फ और सिर्फ जो अधिकारी हैं वो उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके सारे आदेशों को हवा में उड़ा रहे हैं, या फिर ये कहें कि जो सरकार के मंसूबे हैं उन पर ये लगातार पानी फेर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की है कि हम इस तरीके के काम करेंगे तो जनता ऊपर और जनता ऊब करके कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ काम करेगी। और सरकार को जो कि आने वाला कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव है उसको भी लेकर के लगातार तमाम सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार के जनता के हित का कोई काम नहीं कर रहा। जब मुख्यमंत्री आते हैं तो हाँ, मुख्यमंत्री जी जब आते हैं वो कहते हैं तब तो वो सब हामी भरते हैं कि हम ठीक करेंगे, सब अच्छा करें, लेकिन जाते ही जो आदेश हैं वो ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। सुनील जी आप बने रहिए हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ गए हैं, कई डॉक्टर जुड़ गए। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त आशीष विश्वास हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर आशीष, अभी तक हम लोग ने कोरोना से संघर्ष किया, उसके बाद डेंगू के मामले सामने आए। डेंगू के मामले हालांकि अभी भी कई जिलों में बने हुए हैं और अब ये जीका ने एंट्री मार दी है। एक तो नाम ऐसा है कि नाम सुनकर ही लोगों को डर लग जाता है, क्योंकि हमने कोरोना काल का फेस किया, फिर डेंगू से भी मामले हमने देखे, बहुत ज्यादा लोग इफेक्ट हुए। अब जीका को लेकर भी एक डर बना हुआ है। हम चाहेंगे जीका के बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बारीकी से बताएं। तो सबसे पहले मैं चैनल के संपादक हो गए, पाठक हो गए, दर्शकगण हो गए, उनके बच्चों को आज भारत में बाल दिवस मनाया जा रहा है 14 नवंबर, चाचा नेहरू जी का जन्मदिन था आज के दिन। तो मैं सब पाठकों को, दर्शकों को बाल दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और जैसा कि आपने ये गंभीर मुद्दा आजकल उठ रहा है जीका वायरस के संबंधित, इस पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये जो महीने होते हैं जैसे जुलाई से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने तक, ये बेसिकली इन महीनों में भारत देश क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, इस सीजन में बरसात होती है, बरसात के बाद जो होता है सर्दियों का आगमन होता है, तो इसमें मच्छर जनित जो बीमारियां होती हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज जिन्हें बोलते हैं, तो उनका आगमन होता है। उसमें मलेरिया भी है, उसमें डेंगू फीवर भी है, उसमें चिकनगुनिया भी है, और इन्हीं के क्रम में एक नई बीमारी जुड़ गई है जिसका नाम होता है जीका। जीका वायरस जो है 1947 में युगांडा में पाया गया था, बंदरों में, और 1952 के वर्ष में युगांडा में ही कुछ मनुष्यों में भी पाया गया था, जिसको हम बोलते हैं एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। उसके बाद अलग अलग एरियाज, विश्व के कुछ देश थे जैसे पॉलिनेशिया आइलैंड्स थे, अफ्रीका थे, एशिया था, वहां पे कुछ लोगों में इसकी जो है प्रजाति जो है वो पाई गई लोगों में। और ये बेसिकली इसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो ये मच्छरों के काटने से ही होता है। और उसमें प्रमुख तौर पे एक मच्छर की स्पीशीज है जिसको हम लोग बोलते हैं एडीज। एडीज के 2 स्पीशीज होती हैं, एडीज इजिप्टिकस और एडीज एल्बोप्टिकस। इन मच्छरों के काटने से होता है। संक्रमण इस तरह से होता है कि यदि कोई व्यक्ति है जो कि ऑलरेडी जीका से संक्रमित है, उसको मादा एडीज मच्छर ने काटा और उसके काटने के कुछ घंटे बाद किसी अन्य साधारण व्यक्ति को काटा, स्वस्थ व्यक्ति को काटा,
तो इस तरह से चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो फैलता है। कोरोना से इसके लक्षण अलग हैं, क्योंकि कोरोना बेसिकली श्वास के जरिए फैलता था, छींकने खांसने से फैलता था। इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो होता है वो पॉसिबल तभी होगा जब अफेक्टेड व्यक्ति जो पेशेंट है उससे अगर मच्छर उसको काटेगा और उसका खून के जरिए संक्रमण ले आके किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा। जीका वायरस जो होता है आमतौर पे इसमें बहुत ज्यादा इसमें भयावह एक तरह से नाम जैसे आपने बताया कि सुनने में ही डर लगता है, और क्योंकि मीडिया में भी ये चीज हाईलाइटेड हो रही है तो लोगों के मन में भी लोग कोरोना की बीमारी से उभर रहे थे कि बीच में डेंगू आ गया, डेंगू के बाद ये जीका आ गया, और आज की स्थिति में कानपुर में करीब 121 केसेस हैं पॉजिटिव, लखनऊ तक फैल गया है और कन्नौज तक फैल गया है। सुनने में आपको थोड़ा सा भयावह लग सकता है सामान्य व्यक्तियों को, लेकिन बहुत ज्यादा इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 80-90% जो पेशेंट्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। उनमें इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वो पहला दिन जब मच्छर ने काटा और एवोल्यूशन ऑफ साइन सिम्टम जिसको बोलते हैं, बीमारी आने के जो लक्षण होते हैं, उसमें करीब 3 से 14 दिन का समय लग सकता है। इस बीच में व्यक्ति को हल्के से तेज बुखार आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों शरीर में दर्द हो सकता है, आंखों में से पानी आना या आंखों से कीचड़ आना जिसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं वो चीज हो सकती है। और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। 80-90-100 में से अगर संक्रमण होगा तो उसमें 80 से 90 लोग ऐसे होंगे जिनको ये बीमारी छू के निकल जाएगी, उनको विशेष कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो अपना खान पान ठीक रखें, रेस्ट करें और बुखार आने पर पैरासिटामोल ले लें तो 1 हफ्ते 10 दिन में वो स्वतः ही ठीक हो सकते हैं बिना डॉक्टर को दिखाए भी। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। उनको जो होता है मांसपेशियों में दर्द इतना होता है कि चलने में असमर्थ हो जाते हैं, लगड़ा के चल सकते हैं, और कभी कभी कुछ फालिज के केसेस भी मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं गुलन बैरे सिंड्रोम, तो वो अनयूजुअल पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, कुछ सालों पहले 2014-15 के दशक में ब्राजील में ये नोटिस किया गया था कि वहां पे जो जीका वायरस था, और जब वो प्रेग्नेंट फीमेल्स, वो औरतें जिनके घर में बच्चा पल रहा हो, उनमें जब ये जीका वायरस का संक्रमण हुआ तो ये देखा गया कि जब उन एंटीनेटल मदर्स का जब अल्ट्रासाउंड चेक हुआ तो इसमें पाया गया कि जो अजन्मे बच्चे का सर है वो विशेष रूप से काफी छोटा है। मतलब बच्चे का विकास तो हो रहा है लेकिन सर का विकास नहीं हो पा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोकेफेली। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनमें मस्तिष्क रोग जो होता है, मस्तिष्क का डेवलपमेंट जो था वो प्रॉपरली नहीं हो पाया, या प्रीटर्म डेथ्स हो गए उन बच्चों में, या प्रीटर्म डिलीवरीज हो गई उन बच्चों में। तो विशेष रूप से ध्यान देने की थोड़ा सा जरूरत है कि प्रेगनेंसी में अगर इस समय किसी को भी फीवर आ रहा हो, बुखार आ रहा हो, और उसका अल्ट्रासाउंड जो है नियमित रूप से हो, और हमारी स्त्री रोग विशेषज्ञों को भी स्पेशल तौर से देखा, मतलब ये देखने की जरूरत है। डॉक्टर आशीष, तो ऐसा माने कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके जो सिम्टम्स हैं और आम लोगों के जो सिम्टम्स हैं सेम है, या फिर उनको अलग तरह के कुछ सिम्टम्स लक्षण हो सकते हैं? नहीं, सिम्टम्स तो सेम ही होंगे। देखिए, फीवर हो गया, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, आंखों में कीचड़ आना हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, मैलेज हो सकता है, हल्की फुल्की उल्टी या वीकनेस वगैरह लग सकती है। तो अगर अल्ट्रासाउंड में, जब अल्ट्रासाउंड के लिए गायनेकोलॉजिस्ट रेगुलरली महीने 2 महीने पे भेजती है, अगर उसमें ये पता चल रहा है कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा विशेष तौर से सावधान होने की जरूरत है कि इसमें जीका वायरस का संक्रमण भी हो सकता है। अच्छा, समस्या यहाँ पे ये है क्योंकि जीका वायरस भारत के लिए और यूपी के लिए नई बीमारी है, और कानपुर में पहला केस इसमें नोटिस में आया था एयरफोर्स कर्मी में। तो इसकी जो टेस्टिंग है उसको प्रोक्योर करने में और आम जनता के उस पे यूज में लाने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि इसके किट्स वगैरह प्रोक्योर करने में भी समय लग सकता है। हालांकि प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, और अभी 2-4 दिन में ही हमारा जो GSVM गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज है वहां पे इसकी टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जीका वार्ड एक अलग तौर से तैयार हो गया है, और आपका काशीराम ट्रॉमा सेंटर में भी एक जीका वार्ड बन गया है, और अब क्योंकि लखनऊ में भी केसेस आ रहे हैं तो इसकी टेस्टिंग जो है धीरे धीरे करके कुछ दिनों के अंदर में आम जन के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एक बेसिकली समय की बात है। डॉक्टर आशीष, जो सिम्टम्स की बात करें तो जैसे डेंगू के लक्षण होते हैं
और जीका के जी। लक्षण होते हैं, दोनों के जी, सेम जी। हैं कि दोनों में फर्क है सर? कि जितनी वायरल डिजीजेस होती हैं, है ना, जैसे आपका डेंगू हो गया, जीका हो गया, उसमें ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। डेंगू में समस्या ये थी कि उसमें एक प्लेटलेट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाता है, और जो बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं जो कि हमारे हड्डी के गूदे से निकलता है, बोन मैरो से निकलता है, बनता है, तो वो कई बार जो होता है असामान्य रूप से कम हो जाता है। वैसे प्लेटलेट काउंट करीब 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होता है, लेकिन आमतौर पे एडमिशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड WHO के गाइडलाइंस हैं कि अगर 30,000 से ऊपर है प्लेटलेट्स, तो ऐसे मरीजों को भर्ती ना किया जाए, उन पे घर पे ही उनका इलाज हो, और इसमें किसी विशेष तरह की दवाइयां नहीं होता है, बस अपना खान पान ठीक रखें, लिक्विड्स अपना लेते रहे, रेस्ट करें, पैरासिटामोल SOS बेसिस पे फीवर पे लें, और प्लेटलेट्स शरीर में जो होते हैं अपने आप स्वतः तौर से बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर प्लेटलेट्स आपकी ज्यादा कम नहीं तो आप घर पर भी इसका इलाज कर सकते हैं, ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ और जानकारियां जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से। और हमारे साथ हमारे नंबर जो है लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप वो भी हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो, जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, और हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं जीका वायरस की। अब जीका वायरस के मामले कानपुर से शुरू होकर लखनऊ पहुंच चुके हैं, कन्नौज में भी मामला सामने आया है। इसको लेकर प्रशासन भी लगातार सतर्क बना हुआ है, तैयारियां कर रहा है, लेकिन इससे कैसे बचें, और अगर आपको जीका हो जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष विश्वास बने हुए, वापस डॉक्टर आशीष विश्वास के पास आएंगे। डॉक्टर आशीष, ब्रेक से पहले जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सर, जैसे जीका है कि इसके जो मच्छर हैं वो भी दिन में अटैक करते हैं जैसे डेंगू के साथ है, और जैसे कि साफ पानी जो है, पानी का भराव है, पानी का जमाव है, उसमें भी पनपता है जैसे डेंगू में। तो सारी चीजें सेम है कि कुछ अलग है उससे सर? नहीं, इसका जो मच्छर होता है वो बेसिकली साफ ठहरे हुए पानी में ही पनपता है, और आमतौर पे दिन में ही काटता है, और इस मच्छर की फ्लाइट जो होती है बहुत ही कम होती है, शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ही ट्रैवल करता है। तो अगर हम अपने घर में जल भराव वगैरह रोक सके किसी, देखिए ये जो समस्या है इसका निदान का उत्तर जो है सिर्फ हम सरकार पे दोष देने से इसका काम नहीं चल सकता है। मतलब ये काम जो है हर व्यक्ति का है, इसमें सरकार भी अपना काम करे, नगर निगम भी काम करे, जलकल विभाग भी काम करे, और
प्रति व्यक्ति को, प्रति घर को अपनी जो है वो अपनी सीमाएं जो है खुद ही तय करनी होगी। बस देखना ये होगा कि आमतौर पे बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में जैसे हम लोग कूलर वगैरह रखते हैं, उसमें पानी भरा रहता है, उसको साफ सफाई नहीं करते हैं, या कहीं पे गमला रखा हुआ है, कहीं पे बर्तन रखा हुआ छत वगैरह में, या कोई नाली है जो कि ठहरी हुई है, उसमें वाटर जो पानी का जो है वो फ्लो नहीं है, तो अनावश्यक जो है जल भराव उसको रोकना है। अगर है भी तो हम उसको जले हुए मोबिल ऑयल उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि मच्छर के लार्वा जो है उस पर ना पनप सके। और बच्चों को विशेष रूप से पूरे बाजू के कपड़े पहनाए, पजामे वगैरह पहनाए, मोजे वगैरह पहनाए, हल्के कॉटन के सूती दस्ताने पहना सकते हैं। और जीट वगैरह या फिर इस तरह की जैसे ओडोमॉस वगैरह जो इंसेक्ट मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स आते हैं, वो उनके चेहरे पे, हाथ पैरों में लगा सकते हैं, जिससे कि मच्छर के काटने से उनको बचाया जा सकता है। रात में मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। सर जीका को लेकर सर एक सवाल ये भी है कि जो बारिश का मौसम होता है उसी वक्त ये डेंगू के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं, तो जीका का भी कोई वक्त होता है या फिर ये किसी भी मौसम में अटैक कर सकता है सर? ये जो जुलाई से अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, ये ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट होता है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो वायरल डिजीज होती है जो कि एडीज से होती है या एनोफिलीज मॉस्किटो से होती है, आमतौर पे जैसे मलेरिया हो गया या एडीज द्वारा जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, जीका हो गया, ये मच्छर जो होते हैं इसी मौसम में ही पनपते हैं और पलते बढ़ते हैं और काटते हैं और बीमारी फैलाते हैं। तो सर ये सर्दी आते आते अब अभी तक की, जैसे अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो शायद अक्टूबर तक, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, इस दरमियान तो डेंगू के मामले सामने आते थे, लेकिन अब सर नवंबर भी चल रहा है, अभी भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। तो सर इसे क्या माने, डेंगू ने अपना जो नेचर चेंज कर दिया है और इस बार? हाँ, डेफिनेटली जी, इस बार का डेंगू सर पिछली बार से कितना अलग है सर? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है जगहों का तापमान, विश्व का तापमान, ये सब चीजें बदल रही हैं। प्रदूषण की वजह से जो है बीमारियां बढ़ रही हैं, उनका जो नेचर है, उनका जो लिमिटेशंस हैं वो सब भी चेंज हो रही हैं। पहले आप कुछ वर्षों पहले अगर आप जाए तो अक्टूबर के महीने में सर्दी वगैरह पड़ जाती थी, लेकिन अब नवंबर का महीना है तो उतनी सर्दी अभी नहीं पड़ी है। और आमतौर पर हम ये मान सकते हैं कि जैसे जैसे सर्दी पड़ेगी, तापमान कम होगा, तो ये दोनों बीमारियां अपने आप ही स्वतः है जो है वो गायब हो जाएंगी। तो सर ये माने कि टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा तो इसके मामले जो हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे? डेफिनेटली, मॉस्किटो ब्रीडिंग ट्रांसमिशन कम होगा तो ये बीमारियां भी कम हो जाएंगी। लोगों में एक धारणा बनी रहती है सर कि मच्छरों से अगर बचना है तो रात को जब वो सोने जाते हैं बेडरूम में, तब वो मॉस्किटो जो कॉइल होती है या रिफिल होती है उसका यूज करते हैं, ओडोमॉस जो क्रीम वगैरह आती हैं। लेकिन अगर मच्छर अगर दिन में अटैक कर रहा है, उसको लेकर बहुत ज्यादा लोग अवेयर अभी भी नहीं है सर। अब इसमें अब ये सब चीजें देखिए सैनिटेशन से लिंक्ड है। देश की आबादी बहुत ज्यादा है, मच्छरों की आबादी भी बढ़ गई है, जल भराव भी बढ़ गया है, साफ सफाई की कमी होने की वजह से ये सब चीजें बढ़ गई हैं, प्रदूषण भी बढ़ गया है। तो ये सब चीजें जो है व्यक्ति को जो है खुद ही सोचना पड़ेगा कि अपने आसपास के माहौल को, एनवायरमेंट को कैसे साफ सफाई रखें, जिससे कि ये कम से कम मच्छर जनित या प्रदूषण जनित जो बीमारियां हैं उनसे हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। सर घर में तो हम अपना ख्याल रख लेते हैं कि घर में हमें पता है पानी का भराव नहीं करना है, पानी का जमाव नहीं करना है। जैसा आपने बताया कि आप जो बच्चे हैं वो सॉक्स पूरे पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, ताकि मच्छरों से वो बचे रहें, और बाकी कॉइल्स, क्रीम, जो भी चीज़ें उनका इस्तेमाल दिन में भी करें। लेकिन अगर सर बाहर हम जाते हैं, घर के बाहर, तो घर के बाहर सड़कों पर ही पानी भरा हुआ है, अगर बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पर उसको बचाव के लिए सर कौन से तरीके आजमाने चाहिए? और बाकी जो प्रशासन, उसको भी सोचना होगा। स्कूल में अगर बच्चे जा रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, तो उसमें भी सर ध्यान देने की जरूरत है। डेफिनेटली, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही। इसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान देने की जरूरत है, चाहे वो व्यक्ति विशेष अपने घर का मुखिया क्यों ना हो, चाहे हमारे मोहल्ले का पार्षद ही क्यों ना हो, चाहे हमारे जो हेल्थ सुपरवाइजर्स होते हैं या हेल्थ एजेंसी वाले जो होते हैं, नगर निगम के ठेकेदार होते हैं, नगर निगम कर्मी होते हैं, जलकल विभाग के लोग होते हैं, स्कूल के प्रबंधक वगैरह होते हैं। तो ये हमें देखना है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है, अब जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं तो हमारा कार्य क्षेत्र हमारे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, तो मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल के टीचर्स और स्कूल के प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है कि स्कूल में अगर मान ली कहीं पे जल भराव है और वहाँ पे आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर है और वहाँ पे मच्छर जो है वो पनप रहे हैं,
तो किस तरह से उस चीज को रोका जा सके जिससे कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको इस तरह की बीमारियों से बचाया जा सके। जैसे सर आपने बताया कि अगर आपको फीवर आता है तो आप पैरासीटामोल खा सकते हैं, स्पेसिफिक कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है ना जीका के लिए ना शायद डेंगू के लिए, जैसा कि मैं अब तक समझ पाया हूं सर। तो आम दवाइयों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हम चाहेंगे वो दवाइयां कौन सी हैं, किसका इस्तेमाल कैसे करें, कब करें, हम चाहेंगे सर आप हमारे दर्शकों को ये भी सर बताएं। देखिए, आमतौर पे वायरल डिजीज के जो लक्षण होते हैं, जैसे तेज बुखार आना, तेज बुखार आने पर जो है हमें अपने हिसाब से पैरासिटामोल जो है बेस्ट मेडिसिन है, और 4 से 6 घंटे का सेवन में फीवर जो है कम हो सकता है। इस बीमारी में बुखार की अवधि करीब 5 से 7 दिन के आसपास की होती है, तो हम टेम्परेचर थर्मोमीटर से तापमान ले लेकर हम उसका देख सकते हैं। अगर बुखार बहुत तेज है, 102 से ऊपर है, तो हम लोग अपने बच्चों को जो राय देते हैं यही देते हैं कि भाई इस पे थोड़ी सी गीली पट्टी शरीर में करनी पड़ेगी बुखार की दवा के साथ में, जिससे कि फीवर जो है बहुत तेज ना बढ़े। और अगर फीवर किसी व्यक्ति को आ रहा है तो अनावश्यक जो है उसको कंबल उड़ाना है, स्वेटर ना उड़ा करके, अगर वो कपकपी आ भी रही है तो उसको हल्के सूती कपड़े पहनाने हैं। अगर शिवरिंग हो रही है, कपकपी आ रही है, तो इसका मतलब ऑलरेडी इसको बुखार है, तो बुखार का तापमान एक बार मेजर कर लें। अगर फीवर है तो पैरासिटामोल ले लें, और थोड़ी देर में जैसे बुखार उतर जाएगा तो ऑटोमेटिकली शिवरिंग, कपकपी आना जो है ये सब चीजें कम हो जाएगी। इसके अलावा जो है हाइड्रेशन अपना ठीक रखें, तरल पदार्थ की मात्रा प्रचुर मात्रा में लें, जिससे कि शरीर में डिहाइड्रेशन या पानी की कमी ना हो। अपना नियमित रूप से जो भी पोषक तत्व वगैरह है, न्यूट्रिशन है, अच्छा खाना है, ये सब जो है करते रहें और रेस्ट करें। जब आप 100% फिट हो तभी आप अपने कार्य क्षेत्र की तरफ जाए, कार्य करें। बहुत ज्यादा इसमें अलग से मेडिसिन, इम्यून बूस्टर्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका खान पान ठीक है, रेस्ट ठीक है और फीवर अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका शरीर मतलब बेसिकली इस बीमारी से उबर गया है, अब आप ठीक होने की तरफ जो है वो अग्रसर है। सर जैसे आपने बताया कि आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, उसकी डोज सर क्या होगी? जैसे बच्चों के लिए डोज अलग है, बड़ों के लिए अलग, और कितने टाइम कब लें कब ना लें सर, अगर फीवर आ रहा है, जा रहा है या फिर हाई फीवर है सर? देखिए, बच्चों में तो हम लोग 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एसओएस जरूरत के हिसाब से हम लोग पैरासिटामोल एडवाइस करते हैं। अडल्ट पेशेंट में, वयस्क मरीजों में अगर 50 केजी के आसपास कोई मरीज है तो उसमें 500 mg पैरासिटामोल टैबलेट, या 50 केजी के ऊपर है तो 650 mg 650 mg पैरासिटामोल टैबलेट को ले सकते हैं बुखार के हिसाब से। सर बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए आपने बोला कि आपको लिक्विड में कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए, तो लिक्विड में सर कौन सी चीजें ले सकते हैं? जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ओआरएस घोल, जो ओआरएस घोल है सर? जी, लिक्विड्स में सादा पानी हो गया, ओआरएस घोल हो गया जिसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वो घर में भी हम बना सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर, 1 चुटकी नमक डाल करके हल्का सा नींबू की शिकंजी दे सकते हैं। छाछ, लस्सी, मट्ठा वगैरह बना सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं हम लोग, सूप्स पी सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं। इस तरह से अपना हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। और जो डाइट सर होती है, जो नॉर्मल डाइट हमारी चल रही है, अगर हमें लगता है सिम्टम्स हमें जीका के लग रहे हैं या डेंगू के लग रहे हैं और हमें लगता है हम पैरासीटामोल खा के ठीक हो सकते हैं, तो डाइट में लिक्विड के अलावा और कौन सी चीजें शामिल करें ताकि हम जल्दी रिकवर हो सकें सर? हमारे भारतीय जो घर है या किचन वगैरह है उनमें वैसे भी पौष्टिक खाना बनता है। घर में जो भी सामान्य खाना घर में बनता है, सुबह का नाश्ता हो गया, दिन का खाना, रात का खाना हो गया, दाल चावल, रोटी सब्जी, दाल रोटी, ये सब दलिया वगैरह जो जो घर में बन सकता है सुचारू रूप से पौष्टिक खाना खाना चाहिए। जंक फूड से बचना चाहिए, बहुत ज्यादा तेल घी मसाले की चीजें, स्पाइसी फूड वगैरह ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। एक तरह का खाना ना खा के उसमें वैरायटी लाना चाहिए, जिससे कि खाना जो है वो शरीर में लगे भी और खाने की इच्छा भी हो। और सर जो डेली रूटीन होता है हमारा, वर्कआउट करना, वो हम कर सकते हैं फिर उसमें कि अभी रेस्ट करें? अभी हम जैसे कुछ बीमारियों में होता है सर कि आप वर्कआउट ना करें, रेस्ट प्रॉपर करें बॉडी को, वो जरूरी है सर? जो डेली रूटीन फॉलो करते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर उसका तन बीमार है, मन बीमार है, अगर उसको किसी भी बीमारी के लक्षण मिल रहे हैं तो रेस्ट से जो है उसको वो उस चीज से उबर सकता है। उस चीज में वर्कआउट वगैरह एडवाइजेबल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को फीवर आ रहा है तो बेसिकली अगर वो वर्कआउट वगैरह करेगा, एक्सरसाइज करेगा तो निश्चित तौर से वो थक जाएगा, मांसपेशियों में दर्द बढ़ सकता है या हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। और कोरोना के बाद भी हम लोगों ने देखा था कि जिनको कोरोना के लक्षण वगैरह हुए थे उन्होंने विग्रेस वर्कआउट वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह जिम्स वगैरह में किए, लेकिन उनका
हार्ट में बेसिकली क्योंकि वीक था, इस वजह से उनको आगे बहुत ज्यादा दिक्कतें भी हुई हैं और कुछ व्यक्तियों की मौतें भी हुई हैं जिम में वर्कआउट के दौरान। तो ये तो फैक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो जितना रेस्ट करेगा, पौष्टिक भोजन लेगा, आराम करेगा शरीर को, उतनी जल्दी इस बीमारी से उबर सकता है। सर किस कंडीशन में हमें हॉस्पिटल के लिए मूव करना होगा? अगर हम जो जैसा आपने बताया कि पैरासीटामोल ले लिया, बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए आपने लिक्विड डाइट ले ली, जूसेस ले लिया या ओआरएस के घोल ले लिए, पानी ले लिया, तरल पदार्थ आपने ले लिए, अगर फिर भी रिकवर नहीं होते हैं सर, तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए? देखिए 48 से 72 घंटे के अंदर अगर आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तेज बुखार आ रहा है, आंखों में कंजंक्टिवाइटिस, आंखों से आंसू आ रहे हैं, कीचड़ आ रहा है, मांसपेशियों में दर्द बहुत ज्यादा है, सर में दर्द बहुत ज्यादा है, इतना दर्द है कि आप हिलने डुलने में भी असमर्थ से महसूस कर रहे हैं और एक फीलिंग ऑफ वेलबींग नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हैं, मतलब सुचारू रूप से शारीरिक रूप से आपकी अवस्था ठीक नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने नजदीकी डॉक्टर या हॉस्पिटल में संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर आपका परीक्षण करेगा और वो देखेगा कि आपके लक्षण किस बीमारी से मैच करते हैं, कितने दिन की हिस्ट्री है, आपके परिवार में बाकी सदस्य हैं, उनका कैसा वो है, आप जहाँ पे रहते हैं क्या वहाँ पे मच्छरों का प्रकोप है, और इस सीजन के चलते अगर ये सब जो बीमारियां डेंगू और जीका के लक्षण तो नहीं है आपके शरीर में, अगर ऐसा उनको लगता है कुछ, तो वो कुछ ना कुछ जांचें करवाएंगे। उन जांचों के बेसिस में अगर कोई बीमारी निकल के आती है तो उसके हिसाब से उसका इलाज होगा। अगर उनको डॉक्टर को लगता है कि वाकई में लक्षण बहुत ज्यादा है, बीमारी जो है बहुत ज्यादा फैल गई है, बढ़ गई है और आपको भर्ती करने की जरूरत है, तो निश्चित तौर पे आपको एडवाइस करेंगे कि आप हॉस्पिटल में जाके उनको एडमिट कराएंगे। और अगर उनको लगता है कि नहीं, घर पे रह के आराम करने से और कुछ दवाइयों से आप ठीक हो सकते हैं, तो वो भी आपको ये चीज बताएंगे कि आप घर पे आकर रेस्ट करिए, कुछ मेडिसिन ले लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे, 2-4 दिन में आप हमें फिर से दिखा सकते हैं। सर बहुत लोगों में हम देखा है कि जैसे अगर कोई बीमार होते हैं, कोई अगर फीवर आ रहा है या कुछ भी सिम्टम्स हैं, वो डॉक्टर के पास ना जाकर सीधे ब्लड टेस्ट करा लेते हैं जाकर, उसके बाद वो रिपोर्ट खुद देखते हैं, भी डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या हम पहले जाकर ब्लड टेस्ट करा लें या फिर पहले हम डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें, फिर वो जो ऐसा बताए हमें वो करना चाहिए? देखिए जो मेडिकल प्रोफेशन है उस पर आपको आस्था तो रखनी पड़ेगी, भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, तभी आपकी सहायता कर सकते हैं। आप कुछ गूगल पे सर्च करके, रिसर्च करके और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको अगर अधूरी ज्ञान मिली हुई है उसके बेसिस पे अगर आप कुछ जांचें कराते हैं, जांचें तो बहुत सारी हैं जी, पहले डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप जांच कराएं, अपने मन से आप डॉक्टर खुद ना बन जाएं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर नेपाल सिंह, सीएमओ है कानपुर से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नेपाल सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है सर। कानपुर से शुरुआत हुई सर जीका की, और लगातार मामले 1 से शुरू हुए और करीब 100 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है सर। कितना तैयार है कानपुर का स्वास्थ्य प्रशासन? क्योंकि जैसी खबरें सर आ रही हैं कि जाजमो के आसपास ही जो फॉगिंग कराई जा रही है, स्क्रीनिंग हो रही है और जो सस्पेक्टेड पाए जा रहे हैं उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो सर कानपुर के बाकी शहरों में ये काम नहीं शुरू हुआ है? अगर शुरू हुआ है तो सर आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी जगह जी। और पीएससी सीएससी या ये जो हमारे उर्सला है इसमें भी सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन ये जैसा आप जानते हैं और डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि ये एक एडीज मच्छर द्वारा फैलता है, मच्छर के काटने से ही फैलता है, मैन टू मैन वैसे आदमी से, हवा से या कोई उससे नहीं फैलता। तो एक पर्टिकुलर जहाँ वो केस पहला आया उससे जितने लोग संपर्क में आए उसी हिसाब से, जैसे जहाँ तक 100 केसों की बात है तो ये केस तो हमारे उसके ऊपर है कि हमने सघन सर्विलेंस किया है, सघन कोई भी जो अगर हमें उम्मीद लगी है कि यहाँ सस्पेक्ट हो सकता है उन सबके सैंपलिंग कराए हैं, तभी ये केस निकले हैं। केस जो निकल रहे हैं वो तो हमारे अपने प्रयासों से निकल रहे हैं, ताकि केस निकलता है उसके आसपास के सभी एक्टिविटी की जाती हैं, सोर्स रिडक्शन किया जाता है, सर्विलांस से जो है ढूंढे जाते हैं उस तरह के सस्पेक्ट्स, और जो कॉन्टैक्ट है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पॉजिटिव केसों के, उन सबके सैंपल हम लोग भेज रहे हैं, इसलिए ये केसों की जो संख्या जो बढ़ी है। और आपने देखा होगा कि कुछ खास एरिया में ये केस सारे सीमित हैं, 3-4 किलोमीटर के एरिया में, तो क्योंकि वो ज्यादातर लोग आसपास से ही कनेक्टेड रहते हैं दिनचर्या में, वैसे उठने बैठने में,
जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये साफ पानी में ही पनपता है ये जीका या डेंगू का मच्छर, और उसमें दिन में ये काटता है। तो सरकार और उसकी अपनी एक जिम्मेदारी है, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मच्छर जो अभी सर्विलेंस में भी सामने आया, 99% जो घरों से ही ये मच्छर काटता है, या ऑफिस हो, मतलब अपना जो एरिया है जहाँ हम रहते हैं या काम करते हैं, अंदर से ही ये मच्छर काटता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अंदर से हम अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने कार्यस्थल को अच्छे से जांच लें, अच्छे से देख लें कि कहीं कोई नहीं सर यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा आपने कहा अंदर से ही काटता है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि पानी जहां जमा हुआ है और दिन के टाइम में मच्छर काटता है, तो मच्छर ही नहीं देखता ना सर, आप घर के अंदर है बाहर हैं, मच्छर तो बाहर भी आपको काट सकता है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जो बाहर आपको ये गंदा पानी भरा हुआ तालाब में या फलाने मिलेगा, उसमें ये मच्छर नहीं होता। मैं वही बताना चाह रहा, जो हमने अभी घर घर जाकर सर्विलेंस करा, तो जहां पे ये केसेस निकले हैं वहां उनके घर में अंदर स्पेशली जो विशेषकर छूट जाती है, जो फ्रिज की ट्रे है, नीचे ट्रे है, क्योंकि इस मच्छर के लिए बहुत ज्यादा पानी के कलेक्शन की आवश्यकता नहीं है जी। अगर चम्मच भर पानी भी अगर वहां जमा है तो उसमें भी ये अपना पनप जाएगा, इसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो जो अक्सर देखा गया 2-3 जगह तो ऐसी स्पेसिफिक देखने में आई, जब पूरा सर्विलेंस हुआ, पूरा वो हुआ तो रिडक्शन की कार्रवाई, के कई लोग भ्रम में हैं कि हमारा फ्रिज है इसमें ट्रे नहीं होती। ट्रे सब में होती है। पहले जो पुराने टाइप के थे वो नीचे ट्रे हुआ करती थी, जो अभी नए तरह के फ्रिज आ गए हैं उसमें कहते हैं कि ट्रे नहीं होती, इनकी बैक साइड में ट्रे होती है, ऊपर लगी हुई जाल के पीछे। तो ट्रे ये भी है। कई जगह ऐसी भी देखने में आया कि सारा घर उन्होंने अच्छे से साफ कर रखा है और एक बर्तन में पानी रखते हैं वो चिड़ियाओं के लिए या पक्षियों के लिए, और वो कई दिन तक नहीं बदलते, उसमें भी वो मच्छर निकला है। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये छोटी छोटी चीजें, गमले हो या ये हो, कूलर हो, कई घरों में ऐसा कि कूलर तो बंद कर दिए उन्होंने, लेकिन वो पानी उसमें जो है सुखाना भूल गए, उसमें पानी भरा हुआ था। जहां भी ये केस निकले हैं वहां सोर्स मिला है और 90% घर के अंदर ही मिला है। तो सर आप जैसा कह रहे हैं कि बाहर के जो पानी है उसमें नहीं पनपता है, तो अभी मुख्यमंत्री जी आए थे और बड़े बड़े स्वास्थ्य अधिकारी भी लगातार ये आदेश निर्देश दे रहे हैं कि फॉगिंग कराई जाए, तो फॉगिंग कराने की जरूरत नहीं सर फिर? नहीं, तो वो उड़ के तो बाहर आएगा ना जी। फॉगिंग से एडल्ट मच्छर मरता है, घरों के पानी में लार्वा डेवलप्ड होता है। अगर वो मच्छर अंदर है तो वो काट तो बाहर भी लेगा, वो 400 मीटर तक तो उड़ ही सकता है ना जी। वही सवाल है नहीं कि मच्छर अगर घर में है, वही सवाल है सर कि जैसे आपने कहा घर के अंदर ही वो काटेगा, तो घर के बाहर भी सर वो काट सकता है? मैं काटने की बात नहीं कर रहा, मैं पैदा होने की बात कर रहा था, मैं उसकी ब्रीडिंग की बात कर रहा था जी। कि वो जो पानी, जो उस तरह का साफ पानी जो कलेक्ट होता है उसमें पनपता है जी। काटने को तो 400 मीटर तक कहीं भी काट सकता है जी। तो सर उसको लेकर जैसा आपने कहा, आपके प्रयास से जो लगातार मामले सामने आए, आप लोगों ने प्रयास किया और आपके प्रयास की सराहना भी की जानी चाहिए कि आपने स्क्रीनिंग करी, उसके बाद सैंपल कलेक्ट किए, उसके बाद ये मामले और निकलकर सामने आए। लेकिन सर सवाल ये बनता है, जब कानपुर से मामले लखनऊ तक पहुंच सकते हैं, तो कानपुर का जो एक एरिया जैसा आपने बताया उसी के आसपास एरिया में ही मामले सारे सामने आए, उसके अलावा जो बाकी एरियाज हैं सर, तो वहां स्क्रीनिंग जो है वो कब शुरू की जाएगी और कब सैंपल कलेक्ट करना शुरू किया जाएगा, ताकि अगर वहां भी कोई वायरस ये है जीका तो उसके बारे में पता चल सके और उनका इलाज हो सके? सर सिम्टोमेटिक की स्क्रीनिंग सब जगह हमने कह दिया है, सब जगह हम स्क्रीनिंग करा रहे हैं। जो सिम्टोमेटिक आते हैं उनके सैंपल हम बना के भेजे हैं, वो भेज भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसी एरिया के भेज रहे हैं। लेकिन सर अभी कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता जो थे जुड़े थे, वो कानपुर के ब्यूरो चीफ हैं, वो साफ कह रहे थे कि स्वास्थ्य महकमा जो है वो प्रयास कर रहा, निश्चित रूप से प्रयास कर रहा, लेकिन वो जाजमऊ, लाल बंगला, हरजिंदर नगर, जेके कॉलोनी, रामा देवी, इसी के आसपास ही स्क्रीनिंग चल रही है। वहीं जो हैं लोग पहुंच रहे हैं, स्क्रीनिंग की जा रही है, सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, बाकी एरियाज को कवर नहीं कर रहे हैं। अगर बाकी एरियाज जो हैं वहां पर भी जाना चाहिए, अगर कोई पाया जाता है जो भी है पेशेंट, तो उसको कम से कम इलाज तो मिल सके। सर लगभग 1.5 लाख से ज्यादा घरों की, 4-5 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की तो सघन हमारी वो स्क्रीनिंग चल रही है।
यहाँ तो हम एक एक घर एक एक वो हाँक रहे हैं। दूसरी जगह आप देख रहे हैं कि लगातार वो दस्तक अभियान भी चल रहा है, जिसमें हम पता कर रहे हैं कि कोई उस तरह का वो तो नहीं है। और सभी पूरे कानपुर नगर के लिए ये वो कर दिया गया कि जितनी भी गर्भवती माताएं हैं या कोई सिम्टोमेटिक आता है तो उनका तुरंत जो है मॉनिटरिंग करी जाए और उनके सैंपल लेकर भेजे जाए। सर, आपने जीका वार्ड्स भी बनाए हैं कई हॉस्पिटल्स में, तो जैसे प्रेग्नेंट लेडी की बात करिए तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है या कि जो जीका वार्ड में ही उनका भी इलाज होगा, बच्चे जो हैं सबका इलाज एक ही जगह होगा? सर नहीं, देखिए इलाज, इसमें ज्यादा इलाज की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि या तो एसिम्टोमेटिक होते हैं वो मेन चीज ये है आइसोलेशन करना, ताकि उससे कोई मच्छर काट के दूसरे आदमी को ना काट ले, इसलिए ये बनाए गए हैं। जहां तक गर्भवती माताओं की बात है, उनके लिए सिर्फ आइसोलेशन ही नहीं है, उनकी जांच, उनके अल्ट्रासाउंड, उनकी लगातार डेली मॉनिटरिंग, वो इम्पोर्टेंट है, वो हम लगातार कर रहे हैं। बाकी सर दवाइयों की ट्रीटमेंट, जो कौन सी दवाइयां लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको कौन सी दवाई? तो आपने बताया था कि इसमें अगर कोई आता है तो सिम्टोमेटिक दवाई होती है। मेन तो बुखार अगर हल्का फुल्का आता है तो पैरासीटामोल वगैरह लेना है, क्योंकि कोई भी वायरल डिजीज हो उसमें, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए, तरल पदार्थ ज्यादा लेने चाहिए। और अपना मेन चीज है कि अपने आप को सुरक्षित रखना, मच्छरदानी का उपयोग करना, जो ये रेप्लिकेंट वगैरह आते हैं वो लगाते रहें। कुल मिलाकर सारे चीजें वे करनी है जिससे मच्छरों से बचा जा सके, मच्छर ना काट सके। अगर सर जैसे आपने बताया कि उसको हम देखते रहते हैं, बाकी साधारण दवाइयों का इस्तेमाल करना है, लिक्विड डाइट लेने का, फिर भी सर अगर रिकवर नहीं करता है पेशेंट, उस दशा में कौन सा इलाज किया जाए? जीका में ऐसा नहीं है, अगर कोई वैसा होता तो वो तो फिर सिस्टमेटिक जो भी उसकी डिजीज होगी उसका उसी तरह से इलाज होगा, उसी तरह के रेफर किया जाएगा। जी, कानपुर में सर अगर आप बात करें कानपुर की, तो इस वक्त कितने पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेट हैं आपकी निगरानी में, और कितने पेशेंट इस वक्त हॉस्पिटल में सर आपसे जानना चाहेंगे? अभी 6 पेशेंट्स जो उसमें हॉस्पिटल्स में और सब होम आइसोलेशन में। हम ये देखते हैं कि उनके लिए सेपरेट वो है या नहीं। फिजिकली हमारी आरआरटी की टीम जाके देखती है कि मच्छरदानी का यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अलग से कंफर्टेबली मच्छरदानी में उनके आइसोलेशन की सुविधा है या नहीं है, वो सारी चीज देखने के बाद ही हम आइसोलेशन की इजाजत दी जाती है। सर इसको लेकर कितना वक्त और लग सकता है? अगर जैसे आपने बताया होम आइसोलेट हैं बहुत सारे पेशेंट्स, आपकी टीम उन तक पहुंच रही है, निगरानी कर रही है, वो कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब देख रहे हैं, सर कितना वक्त लगता है इससे रिकवर होने में? सर आपसे जानना चाहेंगे। 14 दिन तक वायरस जिंदा रहता है, तो इससे ज्यादा जिंदा रहता नहीं है। बुखार की जॉब तक भी आए तो जैसा भी यहाँ जितने भी मामले आए, कुछ ही लोगों में 5-10 लोगों में वो सिम्टम आए हल्के फुल्के, वो 2-3 दिन में सबसाइड हो गए। तो कुल मिलाकर 14 दिन का अगर हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें ज्यादा घबराने और की जरूरत नहीं सर, हम ठीक हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी तरह सैंपल भी लेते हैं, 7वें दिन पे सैंपल लेते हैं, अगर वो नेगेटिव आ गया ठीक है, नहीं तो हर फिर तीसरे दिन, 7 दिन के बाद हर तीसरे दिन सैंपल भी लेते हैं जी, ताकि जैसी वो नेगेटिव आ जाए वो सब बता दिया जाए, ताकि उसका पैनिक या जो भी उसका वो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाए। इसमें पैनिक जैसी कोई चीज ही नहीं है जी। पैनिक होने वाली बात नहीं है। जनता को बस अपना विश्वास रखते हुए और अपने बचाव के सारे वो जो भी संभव है वो अपना बचाव करना है। बस मेन चीज यही है कि घर के आसपास या कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, स्पेशली अपने कूलर की या फ्रिज की या गमलों की या उस तरह की जांच कर लें। सर घर के अंदर तो आदमी सुरक्षित रह सकता है, घर के बाहर अगर पानी कहीं कहीं तो बहुत गंदा पानी होता है, कहीं साफ पानी भी घर के बाहर इकट्ठा दिखाई देता है कई गली मोहल्लों में, सर उसको लेकर क्या तैयारी की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से? उसके लिए जो घर के बाहर का पानी होता है उसमें तो लगातार लार्विसाइडल दवा का स्प्रे होता है। अगर कोई बहुत ज्यादा मात्रा में है तो उसमें चाहे तो जला हुआ मोबिल ऑयल या डीजल वगैरह उसमें डाल दिया जाता है और फॉगिंग वगैरह का कार्य होता है। ये बाहर के लिए है। अंदर लार्विसाइडल पायरेथ्रियम का छिड़काव होता है एक बार, और सोर्स जो है वो उसे खत्म किया जाता है। सर अभी जो मामले सामने आए आपके लाल बंगला और हरजिंदर नगर आसपास के एरियो में, तो वहां तो फॉगिंग बहुत तेजी से हुई, जैसा कि हमने देखा कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से फॉगिंग की गई और स्क्रीनिंग भी की गई। सर बाकी एरियो में क्या फॉगिंग की जाएगी साफ सफाई को लेकर? हाँ, यहाँ सब फॉगिंग की जा रही है क्योंकि फॉगिंग नगर निगम करता है, साफ सफाई नगर निगम करता है, तो वो सभी जगह कर रहा है।
हमारे वैसे देखने में भी आ रहा है और लगातार उस पर नजर शासन प्रशासन द्वारा भी रखी जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि इन्हीं क्षेत्र में नहीं, पूरे क्षेत्र में उसी तरह से साफ सफाई कराई जाए। जी हमारे साथ डॉक्टर आशीष विश्वास भी बने हुए। डॉक्टर आशीष जी, समय कम है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप कुछ सुझाव दें ताकि वो सुरक्षित रह सके और घबराने की जरूरत ना है, डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने बताया, हम चाहेंगे एक बार फिर आप दर्शकों को बताएं किस तरह से घर में रहें और एहतियात बरतें ताकि वो इसके संक्रमण में ना आए। देखिए, जैसे हमारे सीएमओ साहब डॉक्टर नेपाल सिंह जी ने बताया कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको किसी भी तरह की पैनिक नहीं करना है। हमें बेसिकली घबराना नहीं है। इस बीमारी का नाम सुन के जो है बहुत ज्यादा आशंकित नहीं होना है। ये मान के चलना है कि 80 से 90% लोगों में अगर ये बीमारी होती भी है तो उनको छू के निकल जाएगी, उनको शायद पता भी ना चले कि बीमारी के लक्षण कभी उनके शरीर में आए थे। किसी व्यक्ति को अगर हल्का फुल्का बुखार आ रहा है तो उसको मॉनिटर करें, पैरासिटामोल अपने हिसाब से ले लें बुखार के हिसाब से। अगर 2 से 3 दिन में उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो अपने स्वास्थ्य अधिकारी को या डॉक्टर को एक बार दिखाएं। डॉक्टर उनके लक्षण जो है वो देखेगा, चेक करेगा। अगर आवश्यक होंगी तो जांचें कराएंगे। जांचों में कुछ अगर चीजें निकल के आती है तो उसके हिसाब से ही इलाज होगा। बहुत ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डॉक्टर नेपाल सिंह जी ने बताया कि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा हमको कॉशियस रहना है कि उसमें अगर फीवर आ रहा है इस तरह से इस समय, तो हमें अल्ट्रासाउंड पे जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है या सोनोलॉजिस्ट जो है जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया है, उसमें बच्चे का सर का नाप भी, उसका मेजरमेंट भी होता है। बस वही देखना है कि इसमें कहीं कंजेनिटल जो जीका सिंड्रोम है उसके लक्षण है कि नहीं है। अगर होगा तो उसके हिसाब से वो लोग राय भी देंगे। और जैसे जैसे सर्दी का आगमन हो रहा है वैसे वैसे मैं मानता हूँ, डॉक्टर साहब यही कह रहे थे कि धीरे धीरे करके ये बीमारी स्वतः जो है ये इसको काबू में लाया जा सकता है। और बहुत ज्यादा चिंतित होने की फिलहाल भी जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अनावश्यक दवाएं जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। सर बच्चों को लेकर सर लोग घबरा जाते हैं। अगर बच्चों में हल्का सा फीवर आता है लोग घबरा जाते हैं, सीधे डॉक्टर के पास भागने लगते हैं। तो उनको लेकर हम चाहेंगे कि घर पर रहकर बच्चों को क्या दिया जाए, कौन से उपाय किए जाए, कौन सी दवा दी जाए ताकि घबराए बिल्कुल नहीं। सर देखिए, बच्चों में थोड़ा सा आदमी जो होता है वो सचेत रहता है बच्चों के मामले में, क्योंकि मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, मैं इस चीज को समझता हूँ कि जो है अगर किसी बच्चे को फीवर आ रहा है तो पेशेंट्स बड़े आशंकित हो जाते हैं कि कहीं उनके बच्चे को कहीं जीका, डेंगू, चिकनगुनिया या कोविड इस तरह की बीमारियां तो नहीं है। हालांकि 1 से 2 दिन वो अपने घर पे देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पे बुखार की दवाएं पैरासिटामोल सभी के घर में उपलब्ध रहती है। थर्मोमीटर कोविड के बाद आजकल सभी के घरों में उपलब्ध रहती है। और 1 से 2 दिन में 3 दिन में अगर बुखार ठीक नहीं होता है तो थोड़ा सा बाल रोग विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं। अपने घर के आसपास घर में जो है जल भराव जो है अगर कहीं पे है तो उस चीज को तुरंत प्रभाव से इसको हटा देना चाहिए। पूरे बाजू के, सर्दी भी पड़ रही है तो उसके हिसाब से पूरे बाजू के कपड़े घर में जैसे सूती सॉक्स वगैरह है ये सब पहना सकते हैं बच्चों को। थोड़ा सा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इंसेक्ट मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स आते हैं, वो दिन के वक्त और रात के वक्त हाथ पैरों में सब में जो है माथे पे लगा सकते हैं, गले में लगा सकते हैं, जिससे मच्छर उनको ना काटे। रात में मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को अगर फॉर एग्जाम्पल बुखार हो गया, उल्टी हो गया, आंखों में दर्द, जलन हो गया, आंखों से कीचड़ आना, मांसपेशियों में दर्द हो गया, अगर इस सब चीजों के लक्षण हैं तो तुरंत उसको बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। और वो निश्चित तौर से देख करके बता सकते हैं बिल्कुल कि किस बीमारी के लक्षण हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष, आप हमसे जुड़े। डॉक्टर नेपाल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम बात करें जीका वायरस को लेकर। जीका वायरस को लेकर जैसा कि मैं डॉक्टर से बताया, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हल्के सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप घर पर ही उसका इलाज कर सकते हैं। अगर तब भी ठीक ना हो तो आप डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट कीजिए। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।